ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने ब्लड का टॉपिक और हार्ट का टॉपिक बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया। मैंने जितना ह्यूमनली पॉसिबल है मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक्चुअल पिक्चर क्या है, कॉन्सेप्चुअल पिक्चर क्या है और किस तरह के सवाल आते हैं। हमने एमसीक्यू ओरिएंटेड होकर टॉपिक किया। बिल्कुल इसी तरह इसको कैरी ऑन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। दैट इज द टॉपिक ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। आपको पहले भी दिखाई थी स्लाइड, इसमें हमने ये वाला पार्ट मुकम्मल कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में द कंपैरिजन ऑफ ब्लड वेसल, कितनी किस्म की, 3 किस्म की ब्लड वेसल, उनको कंपैरिजन टेबल में बताता हूं आपको। ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो, उसकी थोड़ी सी बात कर रही है, और एंड पे कुछ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, इनको मैं ब्रीफ से जब आपको दिखाऊंगा। सो कंपैरिजन ऑफ ब्लड वेसल्स। अच्छा, एक बात तो ना ब्लड वेसल्स की डिटेल में जाने से पहले समझ लो, वो ये है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है। कैसे है वो? दैट इज अ क्लोज सर्कुलेटरी। इसका मतलब है हर वेसल से कनेक्टेड होगी। ऐसे नहीं होगा कि कोई एंड वेसल्स हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और फिर कहीं और से बिल्कुल नई शुरू होंगी। और कनेक्शन का आपको पता ही है, आर्टरीज आर कनेक्टेड विद कैपिलरीज एंड कैपिलरीज आर कनेक्टेड विद वेन्स। वेन और आर्टरी कैसे कम्युनिकेट करती हैं? वो हार्ट है, कि हार्ट के अंदर जाके वहां लंग से ऑक्सीजनेट होके, वो सारा हमने डिटेल डिस्कस कर ली। तो दिस इज हाउ दिस होल सर्कुलेटरी सिस्टम इज बिल्ट इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे फीचर्स और सब फीचर्स हैं, इसको कंपेयर करेंगे तीनों के दरमियान। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आर्टरीज की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज की डेफिनेशन क्या है? दे ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। और वेन्स की क्या है? टुवर्ड्स दी हार्ट। तो हार्ट को जहन में रखते हुए इसकी डेफिनेशन की गई है। व्हाट आर कैपिलरीज? ये नाइदर कम टुवर्ड्स हार्ट नॉर गोज अवे, लेकिन करती क्या है? ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू दी वेन्स। उनमें तो हमने कम्युनिकेशन एक है, अल्लाह ताला ने बनाई है। ये स्ट्रक्चर में ना, हर वेसल की स्ट्रक्चर में ये कुछ चीजें होती हैं, जिसमें एंडोथीलियम, मसल टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इंटरनल डायमीटर, वॉल्स, ये सारी चीजें। अब देखते हैं इसमें कौन सी प्रेजेंट है, किसमें कौन सी नहीं। एंडोथीलियम प्रेजेंट इन ऑल। एंडोथीलियम क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन और ऊपर सिंगल सेलुलर लेयर होती है। मसल टिश्यू, लुक एट द प्लस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। कौन सा मसल है? स्केलेटल कार्डिक स्मूथ। इट्स अ स्मूथ मसल, जस्ट लाइक sorry, just like respiratory system, just like digestive system, our blood vessels are also containing smooth muscle. That's why they are not under our will whenever they want to contract or relax. High amount of smooth muscle है, बहुत ही थोड़ा है smooth muscle is absent. कैपिलरी का तो ना स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा मिलता है जैसे एल्वुलाई का हमने किया था। फर्क इतना था कि एल्वुलस में ब्लड नहीं होता, वहां पे गैस आती है और यहाँ पे ब्लड होता, फर्क सिर्फ इतना था। Elastic tissue, if there is so much of a muscle, so much of elastic tissue, again elasticity is present in veins but very much low. Again no elasticity with capillaries. Connective tissue present, ये भी एंडोथेलियम की तरह सब में होता है। Internal diameter smaller than veins, larger than arteries, smallest, ये ज्यादा मैटर करता है। ये पता है, ये जो बात है ना, ये वाली बात, ये पूरी आर्टरी और वेन को मिला के है, जरा गौर से समझ लेनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, द आर्टरी विद हाईएस्ट डायमीटर, आर्टरी विद हाईएस्ट डायमीटर इज एओर्टा, द वेन विद द हाईएस्ट और लार्जेस्ट डायमीटर इज इंफीरियर वेना केवा। वेन्स में सबसे मोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? इंफीरियर वेना केवा। और आर्टरीज में कौन सी है? एओर्टा। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, अगर सवाल ऐसे आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल हैज द लार्जेस्ट डायमीटर, फिर कौन सी चूज करेंगे? इंफीरियर वेना। क्योंकि अगर इनका आपस में कंपैरिजन आ जाए तो इनका डायमीटर इज लार्जर देन आर्टरी। अच्छा, उसकी वजह क्या है, कोई बता सकता है मुझे? इलास्टिक टिश्यू। बेटे जिस चीज में इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है, हार्ड होती है। ऐसे ही है ना, इतना इजी नहीं है उसके साथ डील करना। जिसमें इलास्टिक टिश्यू कम है, आराम से तोड़ी मरोड़ी जा सकती है, उसको जिस तरह मर्जी बेंड कर लो। वेन जो है, एक वर्ड सुनना, वर्ड आपने, मुझे नहीं पता, इससे पहले आपको पता कि नहीं, कंप्लायंस का पता क्या होता है? कंप्लायंट, कंप्लायंट होता है द ईज विद विच अ थिंग कैन एक्सपैंड। अब आसान वर्ड सुनो, ये समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। मैं क्या कह रहा हूं, कंप्लायंट क्या होता है? द ईज विद विच एनीथिंग कैन एक्सपैंड। जितनी आसानी से कोई चीज फूल सकती है, हम कहते हैं वो उतनी ही ज्यादा कंप्लायंट है। बात समझ आ गई?
बलून बहुत अच्छा कंप्लाइंट होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा किसी सॉलिड या लिक्विड में हम गैस भरने की कोशिश करेंगे, एयर ब्लो करेंगे, नहीं आएगी, इसका मतलब है वो कंप्लाइंट नहीं है। अभी सिंपल चीजें कर रहा हूं, इसका मतलब है गैस हमेशा कंप्लाइंट होती है, वो ज्यादा आराम से स्वेल कर जाती है। बलून को कर दिया, भर दिया उसको। लंग्स के बारे में क्या ख्याल है? वेरी गुड कंप्लायंस, ईज, आसानी से भूल जाते हैं, एयर अंदर ले लेते हैं, तो कंप्लायंट है। अब बात समझ आ रही कंप्लायंस की? अब मैं आपसे पूछूं, अगर आर्टरी ज्यादा कंप्लायंट है कि वेन्स? वेन्स। उसकी वजह यह क्योंकि वेन में इलास्टिक टिश्यू बहुत कम है, रेजिस्टेंस नहीं आने वाली है, गुब्बारे की तरह फूल जाती है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, अभी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये बात समझने में और आसानी हो जाएगी। हमारी बॉडी में अगर 100% ब्लड है, तो आपके ख्याल में आर्टरी और वेन में कितना कितना है? आपस में वेन कितनी है? जेन में तो आता है 50-50% होना चाहिए, कॉमन सेंस तो ये कहती है। एवरी टाइम लाइक यू आर सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, 30% ब्लड इज इन आर्टरी, 70% इज इन वेन्स। 50-50 नहीं है। वेन्स में ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंप्लायंट है, क्योंकि आराम से अपने अंदर ब्लड रख सकती हैं, डायामीटर इनका फूल जाता है, रेजिस्टेंस नहीं देती है। तो ज्यादातर ब्लड किस में रहता है? वेन्स में रहता है, कम आर्टरीज में रहता है। आर्टरीज एक लेवल तक अकोमोडेट करती है, रेजिस्टेंस वेसल है। यस, नहीं नहीं नहीं, इलास्टिक से यहां पे इलास्टिक टिश्यू के साथ आप याद रखो रेजिस्टेंस के तौर पे, समथिंग विच इज हैविंग हायर इलास्टिक टिश्यू इज मोर रेजिस्टेंट, उतना ज्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो वाला है बायोलॉजी में। इंटरनल डायमीटर मैंने बात कर ली, स्मॉलर देन वेन्स आर्टरी, ये स्मॉलेस्ट है। कैपिलरीज का ज्यादा चांस है आने का एमडी कैट के सवाल के लिए। डायमीटर आपको पता बिल्कुल स्मॉलर होता है, कितना होता है? लेस देन, इट इज 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है इसका? 7 माइक्रोमीटर, बिल्कुल उतना ही जितना आरबीसी का होता है। 7 to 8 है ना उसका, एग्जैक्टली ऐसे याद रख लेना, इन दोनों के डायमीटर सेम होते हैं, 7 to 8 माइक्रोमीटर। वॉल्स, ये बड़ी अजीब सी बात है, वॉल्स की बात तो हमने कहां की है? हमने तो हार्ट के साथ की थी, बट यस, वॉल्स एब्सेंट इन आर्टरीज, एब्सेंट इन कैपिलरीज, बट प्रेजेंट इन, अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई? व्हाई अल्लाह जल्ला शानू हैज प्रोवाइडेड वेन्स विद द वॉल्स? व्हाई? लंग्स की वजह से, एंटी ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मेजॉरिटी ऑफ द, मेजॉरिटी सबकी बात नहीं कर रहा, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, एओर्टा असेंडिंग, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, वो जो ऊपर जा रही हैं तीन वेसल्स, वो एंटी ग्रेविटी जा रही हैं और आर्टरीज हैं, लेकिन सिर्फ वही तीन हैं जो, बाकी सारी जो आर्टरीज हैं वो कैसे हैं? डाउन दी ग्रेविटी, पूरी बॉडी में ऐसे ही है ना। व्हाट अबाउट वेन्स? वो जो ब्रेन से आ रही हैं वो डाउन दी ग्रेविटी हैं, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वेनस ब्लड फ्लो? सारा एंटी ग्रेविटी आ रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द वेन्स एंटी ग्रेविटी ब्लड चौंके लेकर आ रही हैं, इस तरह से अल्लाह ताला ने क्या दिया? उनके अंदर बॉल्स दिए, ऐसे बड़े हुए, ऐसे, जस्ट लाइक स्टेयर्स नहीं होती जैसे, बिल्कुल वैसे। अब उसका फायदा क्या होता है? एक दफा ब्लड ऊपर आ गया, एक, और ये ऊपर की तरफ खुलते हैं सारे, ऊपर की तरफ, जैसे हार्ट के बॉल नीचे की तरफ ओपन हो रहे थे ना, ये ऊपर की तरफ खुलते हैं। अगेन वही देखो ना, एक दफा ब्लड ऐसे आ गया, वापस नहीं जाएगा। बात समझ आ रही? वो बंद हो जाएगा, फिर ब्लड ऊपर जाएगा तो बंद। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना प्रॉब्लम क्या होती? वॉल्स ना होते तो क्या प्रॉब्लम होती? सारे का सारा ब्लड यार नीचे पाँव में ही इकट्ठा रहता है, हमें हर दफा ब्लड फ्लो करने के लिए वो टांगे उल्टा होकर चलना पड़ता है, फिर आगे ब्लड जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी है, हमें वॉल्स दे दी हैं, काम आसान हो गया, वहीं से चलता रहता है। ओके, तो ये वॉल्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि लिम्फ वेसल्स, हमारा अगला पार्ट है टॉपिक का, वो भी वेन्स की तरह होती हैं, तो क्या उनमें वॉल्स होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। एक बात याद रखना, वेयर एवर देर इज अ वेन देर इज अ लिम्फ वेसल, ये रूल है ह्यूमन बॉडी। आर्टरी के साथ रूल नहीं है, कैपिलरी के साथ रूल नहीं है, किसके साथ रूल है? वेन के साथ, क्योंकि बेटे वो भी यही कर रहे हैं, लिम्फ सारा इकट्ठा होके ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ, एंटी ग्रेविटी। तो लिम्फ वेसल के अंदर भी क्या होते हैं? वॉल्स होते हैं, जैसे वेन्स के अंदर होते हैं। ये भी चल रही है प्रॉपर्टीज, आगे देखो, अभी फीचर्स आगे भी चल रही हैं। पहले तो हमने दो किए, सिर्फ इंट्रोडक्शन किया, स्ट्रक्चर किया। फंक्शन, हम सबको पता है फंक्शन, कैरी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड नहीं होना चाहिए आर्टरीज के साथ, ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, मिक्स्ड। ये वो जगह है जहां पे आर्टीरियल और वीनस क्या हो रहा होता है? मिक्स, क्योंकि आर्टरीज, आर्टीरियल ब्लड कैपिलरी में आता है और वहां से वीनस बन जाता है।
एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो आपको पता ही है, ये ना आर्टरी की प्रॉपर्टी है ना वेन की, सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, कैपिलरी की। ब्लड प्रेशर, अगेन सेम रीजन। अगेन मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, किस वेसल में ब्लड प्रेशर अच्छा बनेगा, जो कंप्लायंट होगी या नहीं होगी? सोच के जवाब देना, जल्दी ना देना। जो नहीं होगी, जो गुब्बारे की तरह एकोमोडेट कर लेती है हर चीज अपने अंदर, वो कैसे प्रेशर जनरेट करेगी? कभी भी नहीं कर सकती। देखो ना, गुब्बारे के अंदर आप पानी या हवा भरते जा रहे हो, भूलता जाएगा क्या प्रेशर जनरेट होगा। लेकिन एक चीज है जो आगे रेजिस्ट कर रही है, तो जाहिर है उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा। पानी का पाइप है, अगर पानी का पाइप डिपेंड करता है किस मटेरियल का बना हुआ है, अगर वो किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो आराम से खींचा जा सकता है, तो उसमें जितना मर्जी पानी भरते जाओ, वो पानी पाइप में रहेगा, कभी बाहर आएगा ही नहीं। लेकिन हाई प्रेशर वेसल, तो ये देखो, ब्लड प्रेशर हाईएस्ट किसमें, ब्लड प्रेशर हाईएस्ट इसमें, उसके बाद लो हो जाता है कैपिलरीज में, और लोएस्ट किसमें, वेन्स में। आपकी बुक का एक ग्राफ भी मैं भी आपको दिखाता हूं। पल्स, अगेन पल्स किस वेसल में फील होगी, जिसमें प्रेशर होगा। हाउ डू यू डिफाइन अ पल्स? ये हार्ट बीट है जो स्किन पे क्या की जा सकती है, फील की जा सकती है, आप उसको टच करके फील कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो नजर आती होगी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हार्ट बीट, बेटे देखो ना, हार्ट यहां पे है ना, लेकिन हार्ट बीट की एक रिप्रेजेंटेशन है बॉडी में, और वो हार्ट पे नहीं है, क्योंकि हार्ट वाले जिस एरिया में है ना, यहाँ पे फैट टिश्यू ज्यादा हो सकता है। इसके सामने चेस्ट का एरिया, इसके सामने फीमेल में ब्रेस्ट का एरिया, तो ये वाला एरिया फैट से ज्यादा हो सकता है, इसलिए माइट नॉट बी फेल्ट एट ऑल। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने कुछ जगह बनाई हुई है जहां पे ये हार्ट बीट को फील किया जा सकता है, और वो बहुत सारी जगह, 3-4 जगह, जिसमें से एक ये कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद यहाँ पे रेडियल आर्टरी है, फिर यहाँ पे होती है ग्वाइनल में फेमरल आर्टरी होती है, पीछे पोप्लिटियल आर्टरी होती है घुटने के पीछे। ये डिफरेंट अल्लाह ताला ने जगह बनाई है जहां पे आर्टरी सरफेस के इतना करीब आ जाती है कि उसको फील किया जा सकता है। बेटे एक और बात मैं और बता दूं, आर्टरीज यूजली ना हमारे स्किन के सरफेस पे नहीं होती। हमारी जो स्किन के सरफेस पे हमें जो वेसल नजर आ रही होती है ना, दीज आर ऑल वेन्स। ये कौन सी होती है, वेन्स होती है। आर्टरी यूजली डीपर पड़ी होती है, लेकिन ये जो पल्स वाली आर्टरीज है ना, ये वो वाली जगह है जो कहाँ आ जाती है, बिल्कुल स्किन के पास आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं ना दिया, अल्लाह ताला ने हमें आसानी कर दी। आपने बड़ा कॉमन पता होगा, पल्स का तो आपको पता ही होगा ना, जो यहाँ पे आप फील करते हैं रेडियल, तो पल्स यहाँ भी फील की जा सकती है, ब्रेकियल में भी फील की जा सकती है, कैरोटिड में भी फील की जा सकती है। तो पल्स होगी किस में, आर्टरीज में, इसमें एब्सेंट इसमें। बेटे वेन की रीजन ना मैंने आपको पहले बता दी, कंप्लायंस वाला बड़ी याद रखना है कि वो इतनी ज्यादा कंप्लायंट होती है, ना प्रेशर जनरेट करती हैं और ना ही पल्स लेती हैं। स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीड, किस स्पीड से ब्लड जा रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम एओर्टा टू आर्टरीज। इसका मतलब है हाईएस्ट स्पीड कहां पे, एओर्टा, 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकंड, बड़ी अच्छी स्पीड है। लेकिन आगे जाते जाते क्या होती जाती है, कम होती। अजीब बात नहीं है वैसे, डाउन दी ग्रेविटी ब्लड जा रहा है, स्पीड कम क्यों हो रही? इसको, इस सवाल को ज़हन में रखना। मैं आपसे क्या कह रहा हूं यार, ये वही वाली बात है ना कि कोई नहर है, फॉर एग्जांपल कैनाल है, वो ऐसे इंक्लाइंड बनी हुई, स्पीड तो ऊपर भी उतनी होगी, दरमियान में भी उतनी होगी, एंड पे भी उतनी होगी, जब तक इंक्लाइन चल रहा है। हम सब ने वो झूला लिया हुआ है ना, स्लाइड वाला, कैसा होता है कि जब एंड पे पहुंचते तो स्पीड कम हो जाती, बल्कि उल्टा शायद मोमेंटम से स्पीड ज्यादा ही हुई होती। तो ये जरा कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट है। अभी मैं समझाता हूं, मैं रीजन दूंगा इसके, ऐसे नहीं है ये ऐसे तुक्का नहीं है कि स्टार्ट में उल्टा में ज्यादा और उसके बाद कम क्यों हो रही, मैं बताता हूं क्यों होती। इंक्रीजेस फ्रॉम वेन्यूल्स टू वेना केवा, ये भी उल्टा है। एंटी ग्रेविटी ब्लड जितना ऊपर जा रहा है, जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं एंड पे जाके तो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, तो हमें तो स्लो हो जाना चाहिए एंड पे जाके, लेकिन ये उल्टा हो रहा है कि नीचे से स्पीड पहले स्लो थी, लेकिन ऊपर वेना केवा तक आते आते क्या हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें स्पीड क्या होती है, स्लोवेस्ट। एक बात समझ लो, ब्लड फ्लो स्टॉप कहीं पे नहीं होता, याद रहेगी ये बात, ब्लड फ्लो स्टॉप नहीं हो सकता, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो एक बात और यहां पे सवाल पैदा हो गया, ये कनेक्शन है बिटवीन द आर्टरी एंड वेन, इजंट इट, है कि नहीं कनेक्शन? यहां पे स्पीड स्लो हो गई है, यहां स्लोएस्ट है, यहां से दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गई है। तो ये कैसे अकोमोडेट कर लेते हैं इतना सारा ब्लड इतनी स्लो स्पीड के साथ? देखो ब्लड बहुत सारा आ रहा है इकट्ठा होके, कैपिलरी का डायमीटर सबसे छोटा है, तो ये कैसे अकोमोडेट कर लेते हैं? अभी कुछ सवाल हमारे जहन में बने, इसके आंसर लेते हैं। अभी ये इसकी वॉल पे सिर्फ
बेसिकली हर आर्टरी और वेन की 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स होती हैं। इसको कहते हैं हम इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। इस तरह समझ लो, ये मैं बायोलॉजी से आपको, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ एमबीबीएस से आपको वर्ड बता रहा हूं। 3 लेयर्स के नाम लिखो, वेसल के लिखो नाम, ये आपको कहीं काम आएंगे अभी। इनर मोस्ट इज इंटीमा, इंटीमा आई से, इंटीमा, मीडिया, मीडिया जैसे मीडिया होता है, MEDIA, ये मिडल लेयर है। एडवेंटिशिया आउटर लेयर। जो मीडिया है ना, मीडिया दरमियान वाली लेयर, दैट इज द थिकेस्ट वेसल में यूजुअली। इंटीमा भी पतली सी होती है, एडवेंटिशिया भी पतली सी होती है, मीडिया थिकेस्ट होती है। क्यों? बिकॉज ऑल द स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन मीडिया। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो सारे। अगर मैं आपसे पूछूं मीडिया की लेयर किस में थिक है, वेन्स में, आर्टरीज में? जिसमें स्मूथ मसल ज्यादा है। किस में ज्यादा है? आर्टरीज में। आसान बात, समझ आई बात की क्या? वो स्ट्रक्चर वाली चीज जो हमने 3-4, एंडोथीलियम, कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, मसल, यही चीजें की है ना स्ट्रक्चर में, मैं यही बता रहा हूं यहां। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मीडिया किस में थिक है? क्यों थिक है? क्योंकि उसमें स्मूथ मसल ज्यादा। इस तरह इस बात को कर रहे हो। तो ये बनी हुई देखो आर्टरी, तीनों लेयर्स हैं। इलास्टिक लेयर की जरा देखो स्ट्रेंथ कितनी। फिर वेन पे आता हूं, वेन में भी तीनों लेयर है। लुक एट द इलास्टिक लेयर, कितनी लूज है। ऐसे एक हल्की सी लेयर हल्का सा पड़ा हुआ है। कैपिलरी है सिंगल सेल लेयर, एल्वुलाई, मैंने बोला एल्वुलस की तरह, बिल्कुल सिंगल सेल लेयर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो के सवाल जहन में रखे हुए ना, उसको जहन में रखना, भी इसको करते हैं। सवाल आने लगे कुछ क्वेश्चंस, जरा देखो आपको आते हैं कि नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। ये है ब्लड प्रेशर का ग्राफ। एओर्टा, स्मॉलर आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, लार्जेस्ट वेन, ये है ब्लड प्रेशर। तो लार्जेस्ट वेन कौन सी है? सुपीरियर के इंफीरियर? इंफीरियर। इन दोनों में से भी चूज करनी हो। स्पीड और वेलोसिटी से, स्पीड किस में ज्यादा किस में कम? स्पीड का ग्राफ देखते हैं, स्पीड का ग्राफ। एओर्टा, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, दोबारा वेन्यूल्स में कैसे, और वेन में फिर दोबारा। स्पीड मैंने क्या बताया था, पहले डिक्रीज होती है, लोएस्ट हो जाती है कैपिलरीज में, लेकिन दोबारा क्या हो जाती है, वेन्स में जाके इंक्रीज हो जाती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाईएस्ट क्रॉस, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं बताता हूं कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहा। पल्सिटिलिटी, कोई बात नहीं अभी करते, क्योंकि इस टर्म का हमें पता ही नहीं है तो हम इसका आंसर कैसे करें। ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड प्रेशर क्या है? जो प्रेशर, प्रेशर का यूनिट बता ना फिजिक्स से, फोर्स पर यूनिट एरिया, measure of force within which blood pushes up against the wall of the blood vessels। फोर्स है जितने यूनिट एरिया पे लगा रही है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। यूनिट मिलीमीटर और मर्करी जैसे प्रेशर का होता है। टाइप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ये वर्ड सुने हमने, कहां पे सुने? कार्डिक साइकिल में। सिस्टोलिक प्रेशर, जब वो वेंट्रिकल सिस्टोली में जाते हैं तो उससे जो प्रेशर निकालते हैं एओर्टा में, वो सिस्टोलिक। नॉर्मल इंडिविजुअल इट इज 120, डायस्टोलिक इन नॉर्मल इंडिविजुअल रेंज बिटवीन 75 टू 85। अच्छा मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहले ये कहा जाता था, जब मतलब ये जब हम एमबीबीएस कर रहे थे, तब ये बुक्स में हमने पढ़ा लिखा है कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर किसमें कब बोलेंगे, कि इसको ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, कि इसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जब ये वैल्यू ऊपर वाली 140 से ऊपर चली जाए। लेकिन अभी जो रिसेंट एक सीएमडीटी बुक है, वो मेडिसिन की अपडेटेड आती है, करंट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, उस बुक ने ये लिखा है कि अब जो नया क्राइटेरिया है उसमें 140 नहीं होने का, अगर 130 से भी ऊपर हो, डिक्लेयर्ड इज एज हाई ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर की रेंज ज्यादा टाइट कर दी है उन्होंने। वो इसीलिए कर दी क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल यूजुअली ऐसे हो गए हैं कि एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म होती जा रही है लाइफ से, फूड जो है वो दूसरा जंक फूड ज्यादा खाना शुरू हो गए, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस है। तो उन्होंने और क्राइटेरिया टाइट कर दिया, जिसका 130 से भी ऊपर होता है, ही और शी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज हाइपरटेंसिव। आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ये बात बताओ, एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर, फोर्स दैट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग। क्यों? प्रेशर ना होता तो प्रॉब्लम क्या होती, ब्लड फ्लो नहीं होना था। अच्छा
एक हाई प्रेशर वेसल जो होती है या हाई प्रेशर पानी का पाइप है, वो जितना अच्छे प्रेशर का होगा पानी उतना दूर तक जाएगा, तो बिल्कुल उसका ये फायदा हो जाता है। अब रेट ऑफ ब्लड फ्लो किस चीज पे, रेट स्पीड किस चीज पे डिपेंड करती है? चेंजेस अकर अलोंग द रूट ऑफ ब्लड फ्लो। जरा गौर से सुनना है, एक मिनट। स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? एओर्टा में हाईएस्ट, लोएस्ट इन कैपिलरीज एंड इंक्रीजेस अगेन। मैंने आपको बताया था कि स्लाइड के एंड पे स्पीड स्लो नहीं होती, लेकिन इसकी स्लो हो जाती है। अब रीजन देखते हैं जो सवाल हमने ज़हन में रखा था। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर diminishes and disappear in capillaries and veins. डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, अगर किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है तो उसका डिफरेंस कितना है? बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। 120 minus 80 is 40, 12 minus 8 is 4, बस जीरो लगा देना सर, आसान और करो। तो 40 डिफरेंस है। ब्लड प्रेशर, अब ब्लड फ्लो छोड़ दो, स्पीड छोड़ दो, ब्लड प्रेशर पे आ जाओ। ब्लड प्रेशर का ग्राफ डायरेक्टली ये लाइन है, ये ऊपर आता ही नहीं है। एओर्टा में हाईएस्ट है, आर्टरीज में कम, कैपिलरीज में कम, वेन्स में मिनिमम। तो इसका मतलब है ब्लड प्रेशर डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में हुआ? एओर्टा में, क्योंकि आगे तो प्रेशर ही कम होता, कितना होता जा रहा है। मैं आपको वैल्यूज ही बता देता हूं, फिर ज्यादा आसानी हो जाएगी, बजाय मैं हाइपोथेटिकली बोलता रहूं। इधर देखना जरा, ये मैं बना रहा हूं यहां से, ये ऐसे वेसल ही मैं ऐसे बना रहा हूं। ये कैपिलरीज कर देते हैं टाइट आगे और वेन्स कर देते हैं। लो ब्लड प्रेशर की वैल्यूज लिखने लगा, फिर आसान हो जाएगा। एओर्टा का ब्लड प्रेशर है, ठीक। अभी देख लो इसको कॉन्सेप्ट समझ लो। अब मैं सीधा ब्लड प्रेशर इंफीरियर वेना केवा का लिखने लगा हूं। कितना है? 5/0। एओर्टा का कितना था? 120/80। लुक एट द डिफरेंस फर्स्ट, ह्यूज डिफरेंस। अच्छा आपस की वैल्यू भी माइनस करके देख लो। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, कितना डिफरेंस? 40 का। ये कितना डिफरेंस है? 5। तो इसका मतलब है ना सिर्फ ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बल्कि उनका डिफरेंस भी आपस में क्या हो रहा है? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर डिमिनिशेस एंड डिसअपीयर इन कैपिलरीज एंड, डिसअपीयर होने वाली बात ही है ना। 5 का क्या डिफरेंस रह गया? कहां 40 था और कहां 5, तो ऑलमोस्ट डिमिनिशेस, तकरीबन खत्म ही हो जाता है। ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, इसको कहते हैं पल्स प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? अभी जो लास्ट एमसीक्यू आया था जिसमें लिखा था द हाईएस्ट पल्स प्रेशर इज इन एओर्टा, जिसका आंसर था, अब समझ आ गई कैसे? व्हाट इज पल्स प्रेशर? द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज पल्स प्रेशर। और ये डिफरेंस सबसे ज्यादा कहां होता है? एओर्टा में। सबसे कम कहां होता है? इंफीरियर वेना केवा। इसी को पल्स प्रेशर कहते हैं। आगे देखते हैं। Rate of blood flow tends to fall as blood moves through branching arteries and arterioles. Rate of blood flow fall हो जाता है। कुछ समझ आया इस बात का कि ब्लड स्पीड क्यों ऐसे होती है, फिर ऐसे क्यों जाती है, कम क्यों हो जाती है? ब्रांचेस। गौर से समझो, क्या हो जाती है बेटे? एक ही आर्टरी नहीं है जो कैपिलरी में कन्वर्ट होकर एक ही वेन बनाती है। रूल क्या है? रूल तो ये है, एक आर्टरी, उसके बाद उसकी ब्रांचेस, हर ब्रांच के आगे मैनी कैपिलरीज, फिर वो कैपिलरीज इकट्ठे होके वेन्यूल्स, फिर एंड पे एक बड़ी वेन। तो जो इतना ब्लड तो इतना ही है ना, जो इतना सारा इसी में है, यही डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसको हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फिजिक्स में। तो जब पैरेलल होती है तो सब में थोड़ा थोड़ा जाता है, तो बेटे वो इतना थोड़ा जाएगा कि ओवरऑल स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम। और ये दोबारा ज्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि वो दोबारा इकट्ठा होके एक में आ जाता है वापस। अब आपको बात समझ आई? वो जो स्लाइड वाली मैंने मिसाल दी थी, वो स्लाइड वाली मिसाल यहां पे इसलिए फिट नहीं होगी क्योंकि स्लाइड एक ही होती है नीचे पहुंचने तक। अगर एओर्टा एक ही होती है एंड तक तो फिर तो हम स्पीड सेम रखते हैं, लेकिन एओर्टा एक नहीं है, वो आगे जाके मल्टीपल आर्टरीज और आर्टरियोल्स, उसके बाद कैपिलरीज, मतलब मिलियंस में बात चली जाती। तो सोचो एक एक कैपिलरी को कितना ब्लड आ जाएगा, तो इसलिए वो स्पीड क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। एक पानी के पाइप अगर आगे और कोई 1000, 1500 या 2 लाख पानी के पाइप से जुड़ा हुआ है और पाइप में पानी उतना ही दे रहे हो आप, तो क्या होगा? हर पाइप में थोड़ा 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 पानी चला जाएगा। जब एक नहर से खेतों को पानी दिया जाता है,
अगर सारी नहर का पानी एक ही खेत को दिया जाए वो तो सारा उसमें चला जाएगा, स्पीड भी बहुत अच्छी होगी, प्रेशर भी अच्छा होगा। लेकिन आपको पता है ऐसे नहीं होता, एक नहर का पानी मल्टीपल खेतों को जाता है, उसकी वजह से सब में क्या जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा, अकोमोडेट इतना कर सकते हैं। बिल्कुल सेम रूल यहाँ पे इसके लिए अप्लाई होता है। चेंजेस इन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मैं आता हूं उसके ऊपर जो हमारा एक और एमसीक्यू आया था। एक टर्म है एरिया, एक है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जरा गौर से समझ लेना, इसका डिफरेंस है, ये एक बातें नहीं है। अभी हमने ब्लड प्रेशर की एक डेफिनेशन की थी, द फोर्स ब्लड अप्लाइज ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स ऑन पर यूनिट एरिया। भाई यही लिखते हो ना, प्रेशर एफ पी इज इक्वल टू, ये जो ए है ना ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया, इस रूम का एक एरिया है, ये एरिया कहलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस एकेडमी का जरा अपने पता क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें इस कमरे का एरिया प्लस उस कमरे का एरिया प्लस उस कमरे का एरिया प्लस बाहर गैराज का एरिया, सारे एरियाज प्लस होके बनाएंगे, उसको क्या कहते हैं, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं अपने तरफ से बना रहा हूं ये चीज समझाने के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वेसल्स। कह सकता हूं, जिनका जितनी वेसल ज्यादा है उनके उतने एरिया प्लस होंगे, तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही ज्यादा बनेगा। तो बात क्या है, सबसे ज्यादा नंबर में वेसल्स कौन है, कैपिलरीज, मिलियंस में। आर्टरीज बहुत थोड़ी, आप नंबर में क्या जुबानी याद कर सकते हैं नाम उनके, इतनी। आर्टरियल उससे ज्यादा है, कैपिलरीज तो अनलिमिटेड है, काउंट ही नहीं की जा सकती। उसके बाद वापस आ जाओ, वेनियोल ठीक है, नहीं काउंट करेंगे, ज्यादा है। आप वेन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें नाम पता है मेजॉरिटी। तो इसका मतलब है ज्यादा कौन है, कैपिलरी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका ज्यादा हुआ, कैपिलरीज। और वैसे तो आपको ये बात पता, इधर देखो, ऐसे देख के बताओ किसका एरिया ज्यादा है, आप लोगों की लेफ्ट साइड पे राइट साइड, लेफ्ट। आप लोग इसका एरिया ज्यादा लग रहा है, ये एरिया क्या है, कम। तो एरिया, ये एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, डायामीटर पे। ये वाला एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, डायामीटर पे। बात समझ आ रही है आपको। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया डायामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। सबसे छोटा डायामीटर कौन सी वेसल का है, कैपिलरी का। अगर हम ये वाला रूल लें फिर तो हम कहेंगे एरिया तो सबसे फिर कम कैपिलरी का होना चाहिए, वो एरिया बिल्कुल उसी का कम होगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, ये समझाना चाह रहा हूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया नंबर ऑफ वेसल्स पे डिपेंड करता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इसलिए मैंने एरिया की बात यहां पे की है, इसलिए डायमीटर की बात छेड़ी है मैंने। बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना, इस तरह से आपने इसको याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं द वेसल विद द लार्जेस्ट एरिया, इंफीरियर वेना केवा, बलून की तरह फूल जाएगी, डायमीटर इतना बढ़ जाएगा उसका, एरिया तो उसका ज्यादा बना। एक वेसल में लेना हो तो इंफीरियर वेना केवा। अगर पूरी वेसल को इकट्ठा करके बोलना तो फिर एरिया का वर्ड ही नहीं यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बात क्लियर रहेगी आज के बाद। तो अगर टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्वेश्चन आए हाईएस्ट तो किसमें बोलना है, कैपिलरीज। लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ वेसल्स। सिर्फ एरिया की बात आ जाए तो वो एओर्टा और इंफीरियर वेना केवा में कंपैरिजन बचता है एंड पे, उसमें से भी कौन जीत जाता है, इंफीरियर वेना केवा। उसकी वजह, इंफीरियर वेना केवा जीतने की वजह क्या है, कंप्लायंस, फूल जाती है आराम से, तो डायमीटर भी बड़ा हो जाता है तो एरिया भी उसका बड़ा। चेंजेस इन द रेट ऑफ ब्लड फ्लो रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझ आ गई आपको, इस पर डिपेंड करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड फ्लो इन द वेन्स। अच्छा, वेन्स में ब्लड फ्लो कैसे मेंटेन रहता है, हालांकि एंटी ग्रेविटी आ रही होती है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल, एक्शन ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल। आपको मजे की बात बताऊं, एनाटॉमी की एक बुक है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, वो कहती है बॉडी में 3 हार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी में। हमने तो अभी एक पढ़ा और वो भी पूरी तरह समझ नहीं आया, ये 2 और भी पढ़ने अभी हमने, नहीं आराम से बता। मेजर हार्ट तो एक ही है, 2 हार्ट और है, उनको वो बोलते हैं एक्सेसरी हार्ट्स। क्या बोलते हैं, वो पता हार्ट्स नहीं है, ये जो आपके मसल्स है ना काफ के, जिसको आप पिंडली के मसल कहते हैं, इसमें 3 मसल आते हैं आपके, इन तीनों की ये इतना स्ट्रॉन्ग मसल है तीनों मिला के कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पावर जनरेट करते हैं कि वो ऑलमोस्ट उतनी ही होती जितना हार्ट चलाता है। लेकिन इनकी कॉन्ट्रैक्शन पावर का फायदा किसको है,
नीचे से ऊपर की तरफ आना है, तो एक अच्छी कॉन्ट्रैक्शन पावर चाहिए। जैसे हार्ट यहां से फेंक रहा था ना, ताकि पांव के नाखून तक भी खून चला जाए, वहां तक भी पहुंच जाए, इस तरह नीचे से उठाने के लिए। तो वहां पे अल्लाह ताला ने हार्ट तो नहीं एक्चुअली बने हुए, लेकिन उनको काइंड ऑफ एक्सेसरी हार्ट कहते हैं कि दोनों इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगली बात समझो, उसके लिए इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवानी जरूरी है। जब आप लेटे हुए हैं या जिनको आपने रेस्ट पे रखा हुआ है, काउच के ऊपर आप ऐसे अपने पांव रखे हुए हैं, किसी भी कुर्सी के ऊपर रखे हुए हैं, ये वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब है जो वीनस रिटर्न है, जो वेन में खून वापस आना है, वो अच्छा तब आएगा जब इनकी मूवमेंट हो रही होगी। चीजों को लिंक करो, जितना आप इनको रेस्ट पे रखोगे उतना हार्ट की तरफ खून क्या आएगा, कम आएगा, पांव में ज्यादा इकट्ठा रहेगा। वो भूले हुए हैं ये आदत खुदा की हरकत में होती है बरकत खुदा की। तो बिल्कुल इस तरह वही वाला कॉन्सेप्ट, जितने अच्छे इसकी पंप, इसीलिए एथलीट्स जो होते हैं, एथलीट्स उनमें वीनस रिटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, उनका हार्ट बहुत अच्छा पंप कर रहा होता है, क्योंकि उनके हर वक्त ही कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में होते हैं, इतनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, इतने उनके बल्क भी इतना अच्छा बना होता है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनका वीनस रिटर्न बहुत अच्छा होता है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड फ्लो बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल, ये मसल की बात करो, सारी करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें काफ के मसल्स का, लेग के मसल्स का, बैक से, और एक्शन ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, ये बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं। तो दोनों मिला के इतनी अच्छी फोर्स जनरेट करते हैं कि ब्लड बहुत स्पीड से वापस आता है। ये आपकी बुक की डायग्राम है, इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमने अभी जो डिस्कस किया वो इसके हिसाब से है कि नहीं। मैं बारी बारी एक एक पैरामीटर इसमें दिखाता हूं आपको और उसको डिस्कस करते जाते हैं। ये क्या लाइन आ रही है, पहले तो हम चलो ग्राफ है ना, ग्राफ में क्या देखना है, वाई एक्सिस पे क्या है ब्लड प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या है वेसल्स, कौन सी पहले, एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा। क्लियर, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे ही है। ये लाइन किस चीज की आ रही है, मैंने कहा लाइन किस चीज की, लाइन की तरफ ये देख रहे हैं, ये स्माइल ऑफ डिसबिलीफ है या स्माइल ऑफ सक्सेस है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। बेटे इधर देखो, ब्लड प्रेशर 120/80 है ना एओर्टा में, ये देखो ये सिस्टोलिक, ये ऐसे बनी है वेव, अपर पार्ट जो है इसका सिस्टोलिक, और जो लोअर कहां पे आ रहा है डायस्टोलिक। ये लाइन क्या है, ये है मीन। ये क्या है, मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज, सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मैंने निकालो कि आप सबके एफएससी में मीन मार्क्स कितने, तो मैं आप सबके एफएससी के मार्क्स प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दूंगा, तो मीन निकल आएगा। ब्लड प्रेशर ऐसे नहीं है, ब्लड प्रेशर का लॉजिक क्या बनता है मीन का, सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक डिवाइडेड बाय 2, मतलब 120 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 120 प्लस 80 200 डिवाइडेड बाय 2, तो मीन कितना निकलना चाहिए 100, सिंपल। नहीं, ब्लड प्रेशर में मीन ऐसे नहीं निकलता। उसकी वजह पता क्या है, मीन में एक रूल है, मीन में रूल ये है कि जब मैंने सारे स्टूडेंट के मार्क्स प्लस किए और नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड किए, तो मैं सब स्टूडेंट को एज ए इक्वल यूनिट ले रहा था कि सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन। डायस्टोली में टाइम किसका ज्यादा होता है, डायस्टोली का, सिस्टोली का, इक्वल होता है कार्डिक साइकिल में, डायस्टोली 0.57 सेकेंड, 2/3, और सिस्टोली सिर्फ कितनी होती है 1/3, 0.27 सेकेंड। तो हम दोनों को एवरेज ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, हम दोनों को इक्वल कैसे ले रहे हैं, इसलिए अब मैं फॉर्मूले पे नहीं जा रहा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। तो इसका मतलब है मीन किसकी तरफ होगा ज्यादा, डायस्टोली की तरफ, सिस्टोली की तरफ, डायस्टोली की तरफ। अगर किसी का 120/80 है ना, उसका मीन 90 और 100 के दरमियान निकलेगा। वो फॉर्मूला है उसका, एक एमबीबीएस में पढ़ते हैं, मैं उसका बता नहीं रहा कैसे निकलेगा, भाई इतना कर लो। आपको बात समझ आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इधर देखो 120/80, इसमें तो खैर आपको समझाने के लिए 100 बना दिया, लेकिन 100 नहीं होता, थोड़ा 100 से नीचे होगा। एनीवेज, ये देखो लाइन कैसे जा रही है, ये कहां पर डिप आ रही है, ग्रेटेस्ट डिप आर्टेरियोल्स, लाइन लिखो, अगर बुक खुली हुई तो इसी के ऊपर लिखो, द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर टेक्स प्लेस इन आर्टेरियोल्स। मैंने ये नहीं बोला कि सबसे कम किसमें, मैंने ये नहीं बोला सबसे कम तो किसमें, ये देखो लाइन लाइन फॉलो कर लेते हैं,
सबसे कम किस में, मिनिमम किस में है? मैंने लोएस्ट है, इसमें मैंने लोएस्ट नहीं लिखवाया, द ग्रेटेस्ट डिक्रीज, और इसको फॉल भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट फॉल। कोई रीजन होनी चाहिए या एवं है? ये ग्राफ ये भी तो हो सकता था, इधर देखो ये ग्राफ होता है ऐसे, सीधी लाइन आ जाती ना, हमें समझ, जो हमारा कॉन्सेप्ट था अभी तक माइंड में, तो कॉन्सेप्ट यही था कि ऐसे ही आता है बिल्कुल सीधा, लेकिन ग्राफ ऐसे नहीं आ रहा, ग्राफ ऐसे आ रहा है। पता आर्टेरियोल में इतना ग्रेटेस्ट क्यों होता है? बाय द वे, ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपकी विल के अंडर है या नहीं? क्यों नहीं है? स्मूथ मसल है, इसका मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगली बात गौर से सुनो, ऑटोनॉमिक की जो सप्लाई है ना, वो सबसे ज्यादा आर्टेरियोल्स को, आर्टियोल के पास है। समझ लो, बेशक ना लिखो, आपके उसमें कोर्स में भी नहीं है, लेकिन ये बात समझने के लिए जरूरी है, ये डिप यहां पे क्यों आ रही है। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा ऑटोनॉमिक सप्लाई किसके पास है? आर्टेरियल। इसका मतलब है, तेरा गौर से समझना, इसका मतलब है सबसे टाइट ये कॉन्ट्रैक्ट और सबसे ज्यादा रिलैक्स आर्टरीज में कौन कर सकते हैं? अब अगली बात बताना, ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा गिरेगा कब? जब वेसल एकदम बहुत खुल जाएगी या बहुत टाइट हो जाएगी? पानी का एक पाइप है, उसमें एक प्रेशर है 120/80 है, वो आगे दो किस्म के पाइप बन रहे हैं, एक में डायमीटर इतना ज्यादा हो रहा है, एक में डायमीटर बिल्कुल टाइट होता जा रहा है। प्रेशर किस में कम हो जाएगा? जो वेसल जितनी बड़ी होती जाएगी, इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा डायलेट भी तो ये कर सकती है ना। बात समझ आ रही है आपको? वैसे तो इसका डायामीटर ओवरऑल अगर प्लेन ले तो एओर्टा से छोटा ही है, आर्टीरियो का छोटा होता है डायामीटर, लेकिन इसमें इतनी अच्छी ऑटोनॉमिक सप्लाई है कि एकदम जब इतना ब्लड प्रेशर आ रहा होता है ना, ये खुल जाती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है, और वो ऐसा नीचे जाता है कि उसके बाद उठता ही नहीं है कभी। हाँ, एक और काम भी तो हो रहा है इसके बाद, नंबर ऑफ वेसल भी तो ज्यादा होती जा रही है, लेकिन नंबर ऑफ वेसल की मैंने रीजन नहीं दी यहां पे। मैं वो रीजन भी दे सकता था, ब्लड प्रेशर इसलिए कम हो रहा है, क्यों नहीं दी? बेटे आर्टेरियोल ज्यादा होते हैं कि कैपिलरीज? तो फिर तो होना चाहिए फॉल तो कैपिलरीज के अंदर आना चाहिए था, इसलिए मैंने नंबर ऑफ वेसल की रीजन नहीं दी है। मैंने ये नहीं बोला कि नंबर ऑफ वेसल ज्यादा हो रही है इसलिए ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, मैंने रीजन क्या दी है कि आर्टेरियोल के पास इतना अच्छा ऑटोनॉमिक सप्लाई है कि ये इतना ब्लड प्रेशर वाला ब्लड आ रहा होता है, ये खुल जाती है उसको रिसीव करने के लिए, वो ब्लड प्रेशर फॉल एकदम नीचे करता है। हाँ, उसके बाद तो नंबर ऑफ वेसल ही इतनी ज्यादा हो गई है कि वो डायामीटर कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला, वो मिलियंस में ब्लड, वही ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर पे नीचे जाने वाला, आगे इकट्ठा होकर। अच्छा, इनमें नीचे क्यों रहता है? हालांकि इनमें तो नंबर ऑफ वेसल्स कम हो रही हैं। कंप्लायंस, ये गुब्बारे की तरह फूल सकते हैं। ब्लड प्रेशर कभी उस चीज में नहीं बनेगा जो रिसिपिएंट होगी। ये वही वाली बात है कि अगर आप चीजों की टेंशन नहीं लेते ज्यादा, तो आपके अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। वेन टेंशन नहीं लेती चीजों की, इसलिए नहीं लेती क्योंकि क्या हो जाती है? कंप्लाइन, रिसीव कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है चीजों। अगर आपने हर किसी के बोलने पर रिस्पॉन्ड करना है, तो आप में, इसका मतलब टेम्परामेंट बहुत कम है, आप बहुत फील करोगे चीजों। लेकिन आप चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें, वो जो एक टेक्निक होती है कि अनवांटेड चीजों को इस कान से लेके उस कान से निकालने वाला कॉन्सेप्ट, अगर वो वाला आना शुरू हो जाए, आप कंप्लाइंट हो जाते हैं, आप इजी हो जाते हैं। तो वो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फिट इन हुआ है। तो ब्लड प्रेशर का तो ये हो गया। इधर देखो, इस वाले ग्राफ को देखते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें क्या कुछ दिया हुआ है? ये वेलोसिटी है, ये क्या दिया हुआ है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगेन यहां पे नीचे लिखी थी वेसल, यहां पे ऊपर लिखी। अब ये गौर से देखना है, एओर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन, वेना केवा। जरा गौर से देखना है। पहले हम ये वेलोसिटी का ग्राफ फॉलो कर लेते हैं। वेलोसिटी का रेड लाइन जो है, हाईएस्ट किसमें है? कम क्यों हो रही है? यहां नंबर ऑफ वेसल रीजन है, यहां रीजन थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहां पे रीजन क्या है? नंबर ऑफ वेसल। जितनी नंबर ऑफ वेसल बढ़ गई, वेलोसिटी ऑलमोस्ट खत्म, जीरो पे। दोबारा बढ़नी शुरू हो गई, वेना केवा तक, फिर ऊपर आ गई। एंड व्हाट अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया? एओर्टा में सबसे मिनिमम क्यों है? क्यों एक ही है। कैपिलरी में सबसे ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा है, मिलियंस में। और दोबारा कम होती होती वेन्स में कितना हो जाता है? इंफीरियर वेना केवा में अगेन जीरो। तो इसका मतलब वो आसान कर लेते हैं, वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आर ऑपोजिट टू ईच अदर। कह सकते हैं कि नहीं? वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया
आर ऑपोजिट। ब्लड प्रेशर का अलहदा कॉन्सेप्ट है, इसको इसमें ना फिट करना। ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात ही नहीं करे ब्लड प्रेशर में। ब्लड प्रेशर बस मैक्सिमम उधर है, मिनिमम वेना केवा में, हम यही बता रहे हैं। वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रीजन। चलो आप बताओ मुझे जी, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया किसका है? वजह क्या है? नंबर बहुत ज्यादा है। ब्लड प्रेशर ग्राफ जेन में ले आओ, किसका सबसे ज्यादा है? 120/80। 120/80 एओर्टा के बाद, मतलब आर्टरी, मेजर आर्टरीज के बाद आगे कहीं भी नहीं मिलता। अच्छा मैं एक और मजे की बात बताऊं, ये जो ब्लड प्रेशर आप सबको देखा होगा, अपने मैयर होते हैं, खुद भी अगर किसी को करना आता हुआ, तो यहां पे कफ लगाते हैं आर्म के ऊपर, यहां पे उसका रखते हैं मीटर, स्टेथ लगाते हैं, यहां पे उसका डायफ्राम। अब जब इसको ले रहे होते हैं, ये एओर्टा नहीं है, एओर्टा बस यहां तक थी, आगे ब्रांचेस हैं। लेकिन यहां पे भी प्रेशर कितना आ रहा होता है? 120/80। हालांकि ये ब्रेकियल आर्टरी काफी आगे जाके आती है। तो आप ये बात याद रखना, एओर्टा में ही नहीं, सिर्फ आगे जो उसकी बड़ी बड़ी आर्टरीज है उसमें भी 120/80 रहता है। ये जब आर्टरियोल्स में जाता है ना, वहां पे एकदम नीचे जाता है, और आर्टरियोल्स का मैयर ही नहीं कर सकते डायरेक्टली, बीपी कफ से, बीपी अपरेटस से मैयर नहीं कर सकते। ये बताओ, कैपिलरी से भी लोएस्ट, ये ग्राफ नीचे ही जाएगा। ये बताओ, हाँ अब समझ आई इस बात, प्रेशर फॉल एकदम डिप करता है आर्टेरियोल्स। ये बताओ, गुड, शाबाश। ये बताओ, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जो बीपी अपरेटस जिसको बोलते हैं ना, इसका बायोलॉजिकल नेम, इसको नाम यहाँ पे हम ये लेते हैं मेडिसिन में, स्फिग्मोमैनोमीटर। समझ आ गई बात की आपको? सर्कुलेटरी डिसऑर्डर सर ब्रीफ से करवा रहा हूँ, हमारे कोर्स में नहीं है, बस क्विक एक रिवीजन करवा रहा हूँ इसकी। इधर देख लो बेटे जल्दी से, इसको बस समझ लो। थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेरिब्रल इंफार्क्शन। मैं एक बात क्लियर कर दूं, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म ही इन दोनों की कॉज है। क्या कह रहा हूं? थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म इन दोनों की कॉज है। अगर ये नहीं होंगे तो ये भी नहीं होंगे। तो इसे बेसिक मसला तो यही हुआ फिर। और ये क्यों होता है? इरिटेशन ऑफ इंफेक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो 3 लेयर्स हमने इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, उनमें कोई टीयर आ गए, वो खुदा ना खास्ता टूट गई। रिड्यूस रेट ऑफ ब्लड फ्लो हो गया, नमोनिया, टीबी, एम्फाइसीमा, बहुत सारी डिजीजेस में जो प्रॉब्लम करती हैं। इसमें क्या होगा? थ्रोम्बस और एम्बुलेंस। अच्छा, थ्रोम्बस और एम्बुलेंस का फर्क क्या है? थ्रोम्बस वेसल से अटैच रहता है, एम्बुलेंस मूव करता रहता है। एम्बुलेंस एक छोटे से क्लॉट की तरह कह लो, क्लॉट भी एक एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस होता है बाय द वे, वो भी बिल्कुल एम्बुलेंस की तरह इससे मूव करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। थ्रोम्बस अटैच रहता है। दोनों में से डेंजरस कौन सा? दोनों ही डेंजरस। अच्छा, एम्बुलेंस पता है कब डेंजरस बनता है? स्पेशली जब कैपिलरीज के अंदर जाता है, क्योंकि उसका एक साइज होता है, कैपिलरी का डायमीटर छोटा होता है, ब्लॉक कर देता है। थ्रोम्बस उसी है वेसल को, थ्रोम्बस इधर उधर नहीं जाता, जिस वेसल में बना हुआ है उसी वेसल को इफेक्ट करता है। ये हो गया। तो अच्छा, एक टर्म है इन्फाक्शन, एक टर्म है इस्कीमिया, एक टर्म है इन्फाक्शन। ये भी मैं क्लियर कर दूं। इस्कीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू अ टिश्यू। इस्कीमिया क्या होता है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। हार्ट अटैक जब होता है किसी को, वो जो आपने फिल्मों ड्रामों में देखा होगा अक्सर, जब कोई बुरी बात पता लगी ऐसे हुआ, काम खत्म, वो हमेशा बुरी बात के साथ ही वैसे हार्ट अटैक दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि पीछे वो पेट भी कितना निकला हुआ है माशाल्लाह। अब अगली बात सुनो गौर से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई, हार्ट अटैक होने से पहले ब्लड सप्लाई कम होती, डायरेक्टली हार्ट अटैक नहीं आ जाता। तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई को क्या बोलते हैं? इस्कीमिया। अब अगली बात पहले सुन लो, फिर देख लेना, पहले सुन लो। ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज कॉन्टिन्यूस रही तो एंड पे क्या हो जाएगा? सेल की डेथ हो जाएगी। जब उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच रही तो क्या हो जाएगा? द डेथ ऑफ सेल ड्यू टू इस्कीमिया। गौर से समझो, क्या? द डेथ ऑफ सेल ड्यू टू इस्कीमिया इज कॉल्ड एज इंफार्क्शन। हार्ट अटैक का बायोलॉजिकल नेम क्या है? अब समझ रहे हो क्या हुआ है? पहले क्या हुआ है? ब्लड सप्लाई कम, और उसके बाद अब अगर आपने इन्फाक्शन बोल दिया है ना, इसका मतलब है आपको ये बात पता चल गई है कि इसके मायोकार्डियम की डेथ होना शुरू हो गई। और बेटे ये रिवर्सिबल होती है।
मायोकार्डियल सेल ना माइटोसिस भी नहीं करते, सब मसल सेल वैसे ही नहीं करते, तो इसका मतलब है जो गए वो गए, तो ये इतना डेंजरस है। अब अल्लाह की तरफ से होता क्या है कि जब इस्कीमिया होता है ना, इस्कीमिया, अच्छा वैसे देखो बात देखो, वही वाली बात आ जाती है। आपको मैंने कहा था जब किसी के मसल सेल में लैक्टिक एसिड बढ़ता है तो उसको पेन शुरू हो जाती है, मैंने आपको बताया था, पीएच कम होने से पेन होती है। अगर किसी की इस्कीमिया शुरू हो गया है तो नहीं मिल रही ऑक्सीजन पूरी, इसका मतलब वो एनारोबिक में जा रहा है। एनारोबिक में पायरोवेट से आगे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, पेन शुरू, इस्कीमिया से ही पेन शुरू हो जाती है। एंड दैट इज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग उस वक्त कि अल्लाह ताला उसको पेन देते हैं पहले बताने के लिए कि पहुंचो हॉस्पिटल, जान बच जाए तुम्हारी। उस वक्त सिर्फ इस्कीमिया हुआ था, जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, इन्फेक्शन में तो फिर जिस एरिया में इस्कीमिया वो एरिया गया, उसकी डेथ है, फिर उसने हार्ट के उस एरिया। और सेरिब्रल इन्फेक्शन, ये भी वर्ड देखो कैसा है, पहले इस्कीमिया होगा, पहले ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी ड्यू टू थ्रोम्बस और एम्बुलस, और फाइनली क्या हो जाएगा अगर नहीं होगा इसको, और इसको स्ट्रोक कहते हैं, फालिज आम जबान में, वो यही होता है कि ब्रेन की कोई भी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक होकर इस्कीमिया लीड टू इन्फेक्शन, और ब्रेन भी वही है, न्यूरॉन इरिवर्सिबल, एक दफा डैमेज हो गया तो हो गया, उसके बाद कभी वापस नहीं आते। जी नॉट फेज सेल साइकिल, ये हमेशा जी नॉट में रहने वाले, ये माइटोसिस में एंटर ही नहीं होते हैं कभी। स्किन सेल बहुत अच्छा एंटर होता है माइटोसिस में, इसलिए हमें रप्चर भी हो जाए नई स्किन आ जाती है, स्केलेटल मसल या इसमें कार्डिक मसल में ऐसा नहीं होता। हाई कोलेस्ट्रोल लेवल, ये तीनों काम क्यों करवाता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल, मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम नहीं है, तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, वो डायमीटर को ये करना शुरू कर देता है, टाइट 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 टाइट, तो ब्लड सप्लाई कम ही होगी ना आगे। आगे जब आप डायमीटर थोड़ा कर देंगे आगे खून कम जाएगा, तो वो अगेन इस्कीमिया, इस्कीमिया लीड्स टू ऑल दीज थ्री। यस, प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन आगे हम तो अमाउंट की बात करें ना, अमाउंट ऑफ ब्लड, वो तो कम ही जाएगा ना आगे। और अगेन ये भी तो नुकसान है ना, डायमीटर डिक्रीज से या प्रेशर वो हाइपरटेंशन में भी तो चला जाएगा, वो अगेन प्रॉब्लम, मतलब दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्लियर हो गया आपको ये चीज। लिम्फेटिक वेसल, एक कॉन्सेप्ट इसका बहुत आसान है, लेकिन अगेन एक ही कॉम्प्लिकेशन है, मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड और लिम्फॉइड मैसेस, ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई यहां पे, नोड्स और मैसेस, ये पहले नहीं था यहां पे कुछ भी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमने किया है उसमें नोड तो नहीं हमने किए थे, ब्लड नोड्स के नाम से तो कोई चीज नहीं की, ब्लड मैसेज के नाम से तो ये कुछ एक्स्ट्रा आ गए, लिम्फ वेसल यहां पे, वेसल वहां पे भी थी, ये देख लेते हैं हम। ऐसे होता है कॉन्सेप्ट इसका, ये कॉन्सेप्चुअल पिक्चर है समझाने के लिए, गौर से देखो। ब्लड कैपिलरी, व्हाट इज दिस थिंग, इंटरस्टिशियल स्पेस या टिश्यू फ्लूइड, सेल आ गए, ये दोबारा क्या आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये बन रही है एक लिम्फ वेसल। तो पहले तो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस बताओ, एक ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल में सबसे बड़ा फर्क क्या है। बेटे कोई भी ब्लड वेसल इस तरह क्लोज नहीं होती कभी, ब्लड वेसल तो मैंने एक दूसरे में ओपन हो रही होती है, दूसरे अगले में ओपन हो रही होती है, हार्ट पे पहुंच रही होती है, क्लोज तो कहीं से नहीं है। ये क्या बन रही है, लिम्फ वेसल। तो इसका मतलब है कि जो लिम्फ का आगाज होता है, जो लिम्फ कैपिलरी, कैपिलरी होगी ना, जो लिम्फ कैपिलरी बनती है उसको हम कहते हैं ब्लाइंड वेसल्स। लिम्फ कैपिलरी, ब्लाइंड का वर्ड यूज हो ना कहीं पे ब्लाइंड का वेसल के साथ, उसका मतलब है वो उसका एंड क्लोज, यहां पे ब्लाइंड का मतलब ये। दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी ब्लड वेसल के साथ ब्लाइंड का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लोज। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लाइंड वेसल्स होती हैं, मतलब वो एक तरफ से क्लोज होती हैं। तो फिर उनमें फ्लूइड कैसे आता है, क्योंकि इनमें पोर्स बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, एंड क्लोज है लेकिन पोर्स के साथ, तो इनमें फ्लूइड। अब मुझे अगली बात बताओ, ये जो ग्रीन कलर का अंदर लिम्फ बन रहा है, तो लिम्फ बनेगा किससे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां से आता है, नीचे प्लाज्मा से। मतलब ब्लड से ही आ गई ना बात है, ब्लड से इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम से किस में चला गया, लिम्फ के अंदर। तो ये देखो, ब्लड से क्या बना, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल से क्या बना, लिम्फ, और लिम्फ सारे का सारा वापस कहां ड्रेन होता है, ये बात हमने कहां पढ़ी थी, लिम्फ ड्रेन होता है ब्लड में, डाइजेस्टिव सिस्टम, फैट की एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था सारा लिम्फ इकट्ठा होकर लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट में आता है, और वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में एम्पटी होती है, वही वाला कॉन्सेप्ट।
लिम्फेटिक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया क्यों, मैंने आपको वहां भी बताया था। लिम्फेटिक सिस्टम के दो काम याद रखने हैं आपने। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, उसको साफ करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक फंक्शन सबसे मेजर। और दूसरा फंक्शन क्या है, इट कैरीज लिपिड्स, डाइजेशन से, विलाय से, लैक्टियल लिपिड। दो काम कौन से हो गए, रिवाइज करवा मुझे। क्लीन द ब्लड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा होगा, शायद कर रहा होगा ना। और दूसरा कैरीज लिपिड विद इट। सिस्टम फॉर फ्लो ऑफ लिम्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू ब्लड। अगर मटेरियल रिटर्न ही करने थे तो लिए क्यों है, उनको साफ करने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कैपिलरीज आ गई, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लाइंड। लैक्टियल भी ब्लाइंड ही होगी, वो भी कैपिलरी है। लिम्फ वेसल बनती है, एफरेंट एंड डिफरेंट, अभी बताता हूँ क्या होती है। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में नेक रीजन, अच्छा लिम्फ नोड किस रीजन में होते हैं, ये याद रखिए कि 3 मेजर रीजन है लिम्फ नोड से बड़ा। नेक, ये हमारी नेक जो है, यहाँ पे लिम्फ नोड बहुत होते हैं। एक्सिला, आर्मपिट्स, यहाँ पे बहुत होते हैं। और ग्रॉइन रीजन, ये जो रीजन बनता है हमारा, जहाँ लोअर लिम्फ जुड़ रहा है हमारी बॉडी से, ये रीजन, इसमें बहुत ज्यादा लिम्फ नोड पूरी बॉडी में होते हैं, यहाँ ज्यादा होते हैं। मैं बताता हूँ इनका फंक्शन क्या है। लिम्फॉइड मैसेस, ये लिम्फ नोड ही है लेकिन बड़े साइज के हैं। कौन से, स्प्लीन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिम्फॉइड मैस। थाइमस ग्लैंड, बच्चों में बहुत अच्छा होता है, बड़ों में ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। टॉन्सिल्स, हम सबको पता है टॉन्सिल इज अ वेरी फेमस वर्ड। एंड एडेनॉइड, ये भी होते हैं, गले के अंदर ही होते हैं। और फाइनली इसका फ्लूइड होता है, जिसका नाम क्या होता है, लिम्फ। जल्दी से लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स बोलो। कैपिलरीज ब्लाइंड है, उसके बाद वेसल्स है, एफरेंट और रिफरेंट होती हैं, उसके बाद लिम्फ नोड में आती हैं, लिम्फ नोड के बाद लिम्फॉइड मैसेज, और उसमें जो फ्लूइड है उसका नाम लिम्फ है। ये होता है ऐसे। अब इसमें जरा रेड बॉक्सेस देख लो जो मैंने आपको बताने हैं, वो मेरा फोकस है। एफरेंट, ये क्या बना हुआ है, ये लिम्फ नोड बना हुआ है। किसका कट सेक्शन है, लिम्फ नोड का। उसकी तरफ जो वेसल आ रही है उनका नाम क्या है, एफरेंट। और जो इससे निकल रही है उनका नाम क्या है, ज्यादा कौन सी है, बहुत सारी आती हैं, एक ही फ्रेंड बन के निकलती है। इसका मतलब है कि हर लिम्फ नोड से गुजरने के बाद नंबर ऑफ वेसल क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और एंड पे एक ही रह जाएगी, थोरेसिक डक्ट। ये क्या लिखा हुआ है, इसका कंटेंट, ये जो ब्लैक डॉट्स है, ये देखो, ये कट सेक्शन लिया हुआ है इस पार्ट का, ये गोल दायरा कट सेक्शन लेके, इसमें ये ब्लैक डॉट्स क्या पड़े हुए हैं, द टी एंड बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वही जो ए ग्रेनुलोसाइट थे, अ लार्ज सेल विद ब्लू न्यूक्लियस, 32%, ये वही वाले हैं। मैंने आपको बताया था WBCs स्केप कर जाते हैं ब्लड वेसल को, स्केप करके लिम्फ नोड्स में आ जाते हैं। ये एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स, ये गले के अंदर, टॉन्सिल का तो आपको पता ही होगा, साइड पे ऐसे करके ओपन करके वो चेक भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के स्वेल होते हैं। और ये पीछे बिल्कुल बैक फेरिंग्स पे एडिनॉइड होते हैं, फुल ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये आपकी बुक की डायग्राम है जिसमें सारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये कैसे काम चल रहा है। तो लिम्फ क्या है, when interstitial fluid enters into the lymph vessel it is called as lymph, considered as transit between interstitial fluid and blood. composition क्या है lymph की, same as interstitial fluid, contains क्या क्या इसमें है, प्लाज्मा लाइक पोर्शन, प्लाज्मा बना होता है इंटरस्टिशियल, क्या है, प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, फैट, वाटर, और WBCs, स्पेशली लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ये इसका पार्ट होते हैं। लैक्स RBC, इसी से कलर रेड नहीं होता, इसका कलर भी व्हाइट या येलोविश व्हाइट होता है, क्योंकि इसके कंटेंट ऐसे। और मैकेनिज्म कैसे है, वेन्स में ब्लड का मैकेनिज्म क्या है, फ्लो का, वेन्स का मैंने बताया, एसेसरी हार्ट वाला कॉन्सेप्ट दिया आपको, मसल कॉन्ट्रैक्ट। और मैंने आपको एक और बात वेन में बता दी थी, वेयर एवर देयर इज अ वेन देयर इज अ लिम्फ वेसल। इसका मतलब है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेन में ब्लड भी ज्यादा ऊपर जाएगा, और लिम्फ में, लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ भी ऊपर आएगा, दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं। देयर इज नो पंपिंग ऑर्गन फॉर लिम्फ फ्लो, it follows due to the external pressure exerted by activity of the skeletal muscle, same venous flow वाली बात। मूवमेंट ऑफ द विजरा, स्टमक और उसके दरमियान से गुजरे थे तो मूवमेंट की वजह से, और ब्रीदिंग मूवमेंट लंग्स में। सेमिल्यूनर वॉल प्रिवेंट, इसका मतलब है अगर वेन में है वॉल तो इसमें भी वॉल्व होते हैं, क्योंकि एंटी लिम्फ भी एंटी ग्रेविटी आना है, वेन का फ्लो भी एंटी ग्रेविटी आना है, ऐसे वॉल्व बने होते हैं, बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं। अब ये देखो, ये एक नटशेल पिक्चर है कि लिम्फ कैसे बनता है और कैसे। ब्लड से क्या बना, इधर देखो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया किसमें, लिम्फ कैपिलरीज, एफरेंट लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड,
इफरेंट कम निकली एक इफरेंट लिम्फ वेसल, फाइनली लिम्फ डक्ट और ये लार्जेस्ट डक्ट थोरेसिक डक्ट जो किस में एम्प्टी हुई, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और वो वापस क्या बन गया, ब्लड। दिस इज द होल सर्कल ऑफ लिम्फ, कैसे फ्लो करके आता है, किन किन जगहों से आता है। ये जरा वीडियो देखते हैं एक, ये सिर्फ एक जो पर्पल में आपको जितना नजर आ रहा है सारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये अब किसी जगह से लिम्फ बनता हुआ दिखाएगा। ये ब्लाइंड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड वेसल रेड में, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, ये देखो ये इसमें चला गया लिम्फ कैपिलरीज जो पर्पल में। अभी यहां से ये आपको अगर लाइट अगर आपको नजर आ रही हो क्यू सा बन रहा है, ये कौन सी वेसल होंगी, एफरेंट, ये क्या आ गया स्ट्रक्चर लिम्फ नोड का, ये भी देखते हैं अभी। ये देखो किडनी, किडनी की तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर लिम्फ नोड का, तो किडनी में भी होता है ना आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडल्ला, इसमें भी होता है। ये देखो एफरेंट बहुत सारी है, निकल के सारी किस में जा रही है, एफरेंट वेसल। अब ये देखो सारे लिम्फ, और एक लिम्फ नोड से नहीं गुजरना उसने, मल्टीपल लिम्फ नोड से गुजरना, ये लार्जेस्ट डक्ट थोरेसिक डक्ट, और फाइनली किस में एम्प्टी होता है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। लिम्फ एक नोड से नहीं गुजरता, मल्टीपल नोड से गुजरता हुआ जाता है। और फंक्शन क्या हो गया इसका, फाइनली रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड, रिटर्न करने में करना क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज साइज मटेरियल फैट, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, like bacteria, viruses by lymphocyte and macrophages present in the lymph nodes. Filtration of blood from old RBC as well. यह स्प्लीन का काम है, सिर्फ ओल्ड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सिर्फ यहाँ पे मैच्योर होते हैं, बनते कहाँ पे, बोन मैरो में ही है, सारे WBCs की तरह। चलो सवाल बताओ। एफरेंट लिम्फ वेसल ड्रेन लिम्फ इनटू lymph nodes. Lacteals are actually lymph capillaries, ये capillaries ही हैं। lymphatic vessel of the body empty lymph into blood stream at आइडियली लेफ्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमें पता हम क्या चूज करेंगे, सबक्लेवियन में। कैन नेवर प्रेजेंट इन lymph nodes, रेड ब्लड एंड मोनोसाइट। बेटे मोनोसाइट भी, मोनोसाइट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक ब्लड में है मोनोसाइट है, जब टिश्यू में जाएंगे तो मैक्रोफेज बनेंगे, इसका मतलब है मोनोसाइट भी कभी लिम्फ में, लिम्फ नोड्स में नहीं होंगे, मैक्रोफेज होंगे। बस ठीक है, थैंक यू।